कहानी शुरू होती है नॉर्वे के ट्रोल वॉल से, जो कि एक बेहद खतरनाक खड़ी पहाड़ है जिस पर दो माउंटेन क्लाइंबर्स टॉमी और शाशा आधी चढ़ाई कर चुके थे और आराम करने के लिए वो बीच में ही रस्सी के सहारे टेंट लगाकर सो रहे थे। अब सुबह हो जाती है और वो दोनों आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि यही उनका पैशन है। लेकिन थोड़ा और चढ़ने के बाद ही एक चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी होने की वजह से मुश्किल हो जाती है और शाशा बार बार फिसल कर गिर जा रही थी, जिस पर टॉमी कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। लेकिन शाशा नहीं मान रही थी, पर मौसम खराब होने की वजह से उनको रुकना ही पड़ता है। फिर भी शाशा थोड़ी सी खुश नहीं थी क्योंकि टॉमी ने उसे आगे की चढ़ाई आज ही नहीं चढ़ने दिया। वो कहती है कि जैसे ही चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होने लगती है तुम इस तरह की बातें करने लगते हो। वो लोग अभी टेंट में रुके ही थे, लेकिन तभी तूफान तेज हो जाता है जिसके वजह से उनको अपना टेंट समेट कर नीचे की ओर जाना पड़ता है, जिसके लिए शाशा नहीं मान रही थी। लेकिन टॉमी उसे यकीन दिलाता है कि तूफान रुकते ही हम फिर से वापस ऊपर आ जाएंगे। वो दोनों नीचे उतर ही रहे थे तभी एवलांच भी आ जाता है, जिसके वजह से कई सारे पत्थर पहाड़ी से गिरने लगते हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। टॉमी जल्दी से शाशा को नीचे एक सेफ स्पॉट पे भेज देता है और वो खुद भी नीचे आने ही वाला था। तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर लगता है और वो नीचे लटक जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन शाशा उसकी रस्सी पकड़ी हुई थी, पर वो रस्सी उसके हाथ से छूटती जा रही थी और जिस रस्सी से शाशा लटकी हुई थी उसकी हार्नेस भी उन दोनों के वजन से छूटती जा रही थी। इसलिए शाशा को न चाहते हुए भी टॉमी की रस्सी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि टॉमी जिंदा भी है कि नहीं इसका कोई पता नहीं। रस्सी छूटते ही टॉमी नीचे गिर जाता है और शाशा तूफान थमने तक वहीं रुकी रहती है। अब 5 महीने बीत जाते हैं और शाशा ऑस्ट्रेलिया आ जाती है शांति से अपनी जिंदगी बिताने। लेकिन अभी भी वो टॉमी की मौत की वजह से गिल्ट में थी और वो खुद को इसका जिम्मेदार भी मानती थी और तब से उसने माउंटेन क्लाइंबिंग भी छोड़ दी थी। टॉमी का लकी कंपास भी उसके पास ही था। शाशा पहुंचती है अब वंडारा नेशनल पार्क, लेकिन रेंजर उसे वहां जाने से मना करता है। वो बताता है कि वो जगह सही नहीं है, वहां जो भी जाता है लापता हो जाता है। लेकिन शाशा नहीं मानती तो रेंजर उसका नाम और एड्रेस दर्ज कर लेता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें पता होनी चाहिए। रास्ते में शाशा पहुंचती है एक गैस स्टेशन के स्टोर पर जहां वो कुछ सामान ले रही थी, लेकिन वहां पर 2 हंटर्स होते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। उसी स्टोर में बेन नाम का लड़का आया हुआ था जर्की यानी सूखा मांस बेचने। उसने उन दोनों हंटर्स को टोकते हुए कहा कि फालतू में किसी को परेशान मत करो। तब उन्होंने उसको परेशान करना बंद किया। जाने के टाइम उसे मैप में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने बेन से हेल्प मांगी और बेन ने उसे ग्रैंड आइल नैरो तक जाने का रास्ता बताया और उसने 2 रास्ते बताए, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता। लेकिन शाशा ने मुश्किल वाला रास्ता चुना क्योंकि इस रास्ते पर अच्छे नजारे थे जो शुरू हो रहा था ब्लैकस्टोन बे से। अब वो बे पर पहुंच जाती है कैंपिंग करने और रात भी हो चुकी थी। तभी वो देखती है वहां पर वही हंटर्स भी आ जाते हैं जो कि उसे गैस स्टेशन पर परेशान कर रहे थे। वो देखती है कि उनके पास हथियार भी हैं, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन वो अपना डर उन्हें नहीं दिखाती है। वो उससे बात भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाशा उन्हें इग्नोर किए जा रही थी। वो अपनी गाड़ी में ही लेटी हुई थी और अपने साथ पेपर स्प्रे भी लिए हुई थी ताकि अगर कुछ हुआ तो वो इसका यूज कर सके। लेकिन इसके बाद वो रात को ही चले जाते हैं। सुबह होते ही वो कयाक लेकर नदी में उतर गई और दिन भर उसने एडवेंचर किया। लेकिन जब वो काफी नीचे तक पहुंच गई तो उसने वहां पर उन मिसिंग लोगों के कुछ सामान और फोटोज देखे। फिर वो एक किनारे पर ही अपने कपड़े सुखाई और वहीं पर टेंट लगाकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके कपड़े और उसका बैग गायब है। जब वो वापस अपने टेंट में जाती है तो उसे वहां एक सांप दिखता है और वो डरकर दूर हट जाती है। इसके बाद वो अपनी कयाक लेकर थोड़ा आगे की तरफ जाती है तो उसे एक पतला रास्ता दिखाई देता है जहां पर पहले से एक बोट थी। जब वो उस रास्ते पर आगे जाती है तो उसे एक कैंप दिखता है जो कि उसी लड़के बहन का था। वो कहती है कि कल रात को किसी ने मेरा सामान चुरा लिया। वो कहता है कि बंदरों ने चुराया होगा, वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, तुम चाहो तो ले सकती हो। वो उसे मछलियां खाने को देता है पर वो मना करती है, लेकिन फिर भी वो देता है। वो पूछती है कि तुम सूखा मांस बनाते हो पर तुमने इसका नाम जेनोस क्यों रखा? वो कहता है जेनोस मेरी माँ का नाम था तो इसलिए मैंने ये नाम रख दिया। ये सुनकर शाशा को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो बताती है कि कल रात वो हंटर्स भी मेरे कैंप के पास आए थे और मुझे परेशान करना चाहते थे। बेन कहता है कि हाँ आए थे और तुमने उन्हें अच्छे से हैंडल किया, बिल्कुल डरी नहीं। ये सुनकर शाशा को लगता है कि ये बात इसको कैसे पता है। अब यहाँ पर सिचुएशन काफी ऑकवर्ड होने लगती है और बेन बताता है कि कल रात मैं भी तुम्हारे कैंप के पास ही था। तभी शाशा को उसके हाथ में उसकी ब्रेसलेट दिखती है और वो समझ जाती है कि इसी ने मेरा सामान चुराया था और अब मुझे परेशान करना चाहता है। बेन उसको उसका बैग देता है और अपने हाथ में क्रॉस बाउ लेकर आ जाता है और वहीं स्पीकर में म्यूजिक चला देता है और कहता है कि इस म्यूजिक के खत्म होने से पहले जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। वो उसका फोन भी अपने पास रख लिया होता है और कहता है कि जरूरत का सामान मैंने तुम्हारे बैग में भर दिया है। शाशा अब तुरंत भागना शुरू करती है और अपनी कयाक लेकर नदी की दिशा में तेज गति से भागना शुरू करती है। इधर म्यूजिक खत्म होते ही बेन उसका पीछा करना शुरू कर चुका था। शाशा तेजी से भाग ही रही थी, तभी उसकी कयाक उल्टी हो जाती है और एक पत्थर में उसका सिर लग जाता है और उसकी कयाक भी उसके हाथ से निकल जाती है, पर उसका बैग उसे मिल जाता है। अब वो एक किनारे पर आकर वहीं से भागना शुरू करती है और थोड़ी दूर जाते ही उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई फैमिली यहाँ पिकनिक पर आई हो। वो तुरंत उस तरफ बढ़ती है, पर वो देखती है कि वो आवाज एक फोन से आ रही थी जिसमें दिखता है कि बेन ने एक फैमिली से दोस्ती करके उन सबको मार
डाला है। तभी उसके पास से एक तीर गुजरती है जिसको बेन चला रहा था। वो देखती है कि सामने बेन क्रॉस बाउ लेकर खड़ा है। साशा तुरंत भागना शुरू करती है और बेन उस पर तीर चलाए जा रहा था, लेकिन किस्मत से साशा को एक भी तीर नहीं लगती है, लेकिन वो नदी में जा गिरती है। वो अब नदी के साथ ही बहते हुए थोड़ी आगे जाती है और एक किनारे पर पहुंचकर अपने कपड़े बदलती है और एक एनर्जी बार खाती है। और वहां से आगे जाने से पहले वो बेन का फोन भी वहीं पानी में फेंक देती है, क्योंकि उससे वो उसकी लोकेशन पता कर सकता था। अब वो चट्टानों के बीच से होकर आगे बढ़ती है और एक जगह से वो ऊपर चढ़ना शुरू करती है। ऊपर आकर वो दूरबीन से देखती है तो उसे वहां पर वो बोट दिखती है और उसके बगल में ही बेन भी था, जो कि इस दूरबीन में देख रहा था। मानो जैसे वो बता रहा हो कि मैं हर पल तुमको देख रहा हूँ। वो तुरंत वापस नीचे उतरने लगती है, लेकिन तब तक बेन आ चुका था और वो नीचे की तरफ झांकने लगता है। लेकिन साशा वहीं एक पत्थर से चुपचाप चिपकी हुई थी। थोड़ी देर देखने के बाद बेन चला जाता है और साशा वापस ऊपर आ जाती है और आगे बढ़ती है। वो जब फिर से दूरबीन से देखती है तो वहां पर वो बोट दिखाई देती है और उसके साइड में ही बेन बिना कपड़ों के बिंदास होकर नहा रहा था, जैसे पूरा जंगल ही उसका हो। साशा अब चुपके से उस बोट के पास पहुंचती है और उसकी रस्सी खोलने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है जो कि बेन ने लगा रखा था। वो वापस भागने लगती है, लेकिन बेन उसे खींचने लगता है और तभी साशा अपना पेपर स्प्रे उस पर स्प्रे कर देती है। बेन अब लड़खड़ा जाता है, लेकिन जल्दी से पानी से अपनी आंखें साफ कर लेता है। तब तक साशा फिर से उस पर पेपर स्प्रे छिड़कने ही वाली थी, लेकिन बेन अपना क्रॉस बाउ उस पर तान देता है और साशा को पेपर स्प्रे फेंकना पड़ता है। लेकिन बेन उसका बियर ट्रैप निकाल देता है, जिस पर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। वो कहता है कि ये कोई खेल नहीं है, ये एक रस्म है। उसने साशा को रस्सी से रात भर के लिए बांध दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें दो रास्ते बताए थे, एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला, और तुमने मुश्किल वाला रास्ता चुना। उसने रात भर के लिए साशा को पानी में भीगते हुए रखा। फिर सुबह होते ही वो साशा को बोट पर लाकर कहीं जाने लगता है और उससे बात भी कर रहा था। और उसने बता दिया कि तुम्हारा नाम मुझे रेंजर स्टेशन वाले रजिस्टर से मिला था। वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट था। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, उसने बहुत सारी चढ़ाइयां चढ़ी, तो इतनी आसानी से कैसे मर गया, ये सोचने वाली बात है। साशा कहती है कि वो बस एक हादसा था। इसी बातचीत के बीच साशा को बोट के अंदर एक मेटल बार दिख चुकी थी और वो उसे उठाकर उस पर हमला करने का सोच ही रही थी, लेकिन तभी बेन यह भांप लेता है और एक झटके से उसे पानी में गिरा देता है। इसके बाद वो उसे बोट के सहारे ही पानी में घसीटकर एक खाई के पास पहुंचाता है और अपने साथ उसको भी नीचे उतारने लगता है। वहां साशा देखती है कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिस पर उसने नमक लगा रखा है, और उसे वहां पर उन फैमिली की बॉडीज भी दिखती हैं जो कि लापता हो चुके थे। ये देखकर साशा का दिल थम चुका था। वो कहता है कि कुछ आदिवासी मानते हैं कि अपने शिकार की आत्मा को कैद रखने के लिए उसका कलेजा खाना जरूरी है, लेकिन ऐसा शिकार मिलता ही नहीं कि जिसकी आत्मा को कैद कर सकूं, या फिर अब मिल चुका है। साशा अब भागना चाहती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है। बेन उससे पूछता है, तुम्हें लगता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है? साशा कहती है कि तुमने शायद पहले बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और मुझे इसका बहुत अफसोस है। तभी बेन अपने नकली दांत निकालकर उसे अपने असली नुकीले दांत दिखाता है, जो कि उसने घिस घिस कर ऐसा नुकीला बनाया था। और यहाँ पता चलता है कि वो एक कल्ट को फॉलो करता है। फिर वो अचानक से कहीं चला जाता है और यहाँ पर साशा को एक फोटो दिखती है। फिर बेन तुरंत आता है और साशा को भी बाकी बॉडीज की तरह हाथ ऊपर करके बांध देता है और अब वो उस पर नमक लगाने वाला होता है ताकि उसकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। साशा कहती है कि तुम्हारे बेड के पास जो फोटो है वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी तरह दिखती है। बेन अब उसके पास आकर बात करने लगता है और उसकी बातों से पता चलता है कि उसने अपनी मॉम को भी नहीं छोड़ा। वो कहता है कि वो अब हमेशा मेरे पास है और मैं तुम्हें भी अपने पास ही रखूंगा। ये कहकर वो उसे हक करता है, जिसका फायदा उठाकर साशा उसका कान अपने दांत से काट लेती है और इसी हड़बड़ी में उसकी बंधी हुई रस्सी भी छूट जाती है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन बेन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसकी रस्सी को खुद से फंसा लेता है। वो दोनों नदी के साथ बहने लगते हैं। तभी बेन का सिर एक पत्थर से जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। साशा अब एक किनारे पर आकर एक पत्थर उठाती है और वो बेन के ऊपर हमला करती है, लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से उसे चोट नहीं लगती। लेकिन तभी बेन को होश आ जाता है, पर साशा उसका सिर पानी में डुबाए रखती है। लेकिन बेन किसी तरह छूटकर साशा को काबू में कर लेता है और उसका गला दबाने लगता है और वो ऑलमोस्ट उसको मार ही चुका था। लेकिन तभी वो उसका गला छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर साशा उसको धक्का देती है और एक पत्थर उठाकर उसके पैर पर मारने लगती है और उसका एक पैर तोड़ देती है। लेकिन वो उसके नाक पर एक हमला कर देता है। फिर वो देखता है तो उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर आ चुकी थी। वो दोनों रात भर वहीं पड़े रहते हैं और बेन के हाथ में एक चाकू होती है। लेकिन अब बेन चुप था और साशा बात कर रही थी। वो कहती है कि अक्सर अंधेरे में दिमाग भटक जाता है। उस दिन जब वो गिरा तब वो हम दोनों को नीचे खींच रहा था और मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। तब मुझे पता भी नहीं था कि वो जिंदा था या नहीं। उस दिन चढ़ाई चढ़ने के लिए मैं ही जिद कर रही थी और उसकी बात नहीं मानी। अब सुबह हो जाती है और बेन की टूटी हुई हड्डी पर मक्खियां भिनभिना रही थी। साशा कहती है कि आज हमें वहाँ ऊपर तक पहुँचना होगा, या तो हम ऊपर तक पहुँच जाएं या फिर मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूं, क्योंकि मरोगे तो तुम जरूर। इन्फेक्शन तुम्हारे पैर में फैल चुका है। वो कहती है कि चलो दोनों मिलकर चढ़ते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और इसके लिए तुम्हारी हार्नेस चाहिए। वो कहती है कि मेरा हाथ खोल दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बेन को उस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा
जिंदा छोड़ दूंगा और अगर मुझे गिराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो उसका हाथ खोल देता है और हार्नेस उससे बांधते हुए कहता है कि इस हार्नेस को गलती से भी मत छूना। अब साशा उसे लेकर ऊपर चढ़ना शुरू करती है। पहले वो चढ़ रही थी, फिर वो रस्सी को चट्टानों के बीच फंसा देती और फिर वो चढ़ना शुरू कर रहा था। थोड़ा ऊपर जाकर एक जगह साशा उसके हार्नेस को खोलना चाह रही थी, लेकिन वो देख लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। वो कहती है कि मैं बस हार्नेस को सही कर रही थी। अब वो फिर से चढ़ना शुरू करती है और थोड़ा ऊपर जाते ही उसे एक सूखा हुआ छोटा सा झाड़ दिखाई देता है, लेकिन वो ऐसे स्पॉट पर था जिसको बेन नहीं देख पा रहा था। साशा अब रस्सी को पत्थर में फंसाने के बजाय उसी झाड़ में फंसा देती है और वो हार्नेस खोलने लगती है, लेकिन तभी बेन देख लेता है और वो साशा को नीचे खींचने लगता है। लेकिन तब तक साशा हार्नेस को खोल चुकी थी और उसके पैर में फंस चुकी थी, लेकिन वो उसके पैर से छूट जाती है और साशा उसकी रस्सी से आजाद हो जाती है। अब वो बेन की रस्सी को भी खोल देती है और बेन नीचे एक पत्थर पर जा गिरता है और वहीं मर जाता है। लेकिन अभी तक साशा की मुश्किल खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे और ऊपर चढ़ना था और अब उसके पास कोई रस्सी नहीं थी। साशा अब ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन ये चढ़ाई अब बहुत मुश्किल होती जा रही थी और वो भी अब तक काफी थक चुकी थी। एक जगह पर तो वो फिसल कर गिरने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लेती है। वो फिर से ऊपर चढ़ती है, लेकिन सबसे टॉप पर उसे एक ऐसी चढ़ाई चढ़नी थी जो कि बहुत मुश्किल थी और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी साशा उसको पार कर लेती है और ऊपर पहुंच ही जाती है और तब जाकर उसकी जान में जान आती है और वो रोने लगती है। इसके बाद वो एक रास्ते पर चल रही होती है, तभी उसे पीछे से एक कार आती हुई दिखती है जिसमें दो लड़कियां होती हैं। वो उनसे लिफ्ट मांगती है और अपने कार तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो उस रेंजर के पास जाकर उन सभी लापता लोगों की खबर देती है। थोड़े दिन बाद वो समुद्र के किनारे पर जाती है और उसके पास जो टॉमी का लकी कंपास था उसको समुद्र में फेंकते हुए उसको एक आखिरी गुड बाय कहती है, जिसके बाद वहाँ कुछ कौवे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।